नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मधुसूदन। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसमें अनेक सब्जेक्ट्स हैं और सभी सब्जेक्ट से लिमिटेड क्वेश्चन आने की संभावना है। तो उसी में हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की कि राजस्थान के भूगोल में से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसमें हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है कि ताकि हम लोग सिलेबस को कवर करते हुए सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो देखिए, हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हमारा क्या सिलेबस है और उस सिलेबस को लेते हुए हम एक एक टॉपिक की बात करेंगे। तो देखिए, राजस्थान के भूगोल में जो हमारा टॉपिक रहता है, जो फर्स्ट पार्ट है वह है आपकी स्थिति, लोकेशन, स्थिति। सेकंड, एक्सटेंट, विस्तार। तीसरा, साइज। और लास्ट है शेप, आकृति। इनमें से हमें एक और एक से अधिक का प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि स्थिति, विस्तार, आकार और आकृति, इससे कौन कौन से प्रश्न हम लोगों से पूछे जाएंगे। पहले हम आज का जो हमारी क्लास रहेगी, पहले पार्ट्स में हम इनकी चर्चा करेंगे। दूसरा जो पार्ट्स रहेगा वह रहेगा हमारा राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इसके बाद हम बात करेंगे भौतिक स्वरूप की। भौतिक स्वरूप को लेके जो प्रश्न हम लोगों से सामान्यतः पूछे जाते हैं, मैं उनकी बात बाद में करूंगा। उससे पहले मैं अपने टॉपिक की शुरुआत करूंगा कि किस तरह से हमको स्थिति, विस्तार, आकार और आकृति को लेके प्रश्न पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और अब आगे कौन से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की, तो राजस्थान की स्थिति के संबंध में सामान्यतः राजस्थान की स्थिति को पूछा जाता है विश्व के संदर्भ में कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है। वहीं बात करते हैं हम महाद्वीप में बात करते हैं तो महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है। और तीसरी हम बात करते हैं देश या भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। कई बार इन तीनों को एक साथ हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन कौन सा है या नहीं है। तो इस तरह के कई प्रश्न हमको स्थिति को लेके पूछे जाते हैं। दूसरा जो पार्ट्स इसमें पूछा जाता है वह पूछा जाता है स्थिति सूर्य के सापेक्ष। सूर्य के सापेक्ष स्थिति में सीधापन, तिरछापन को लेके, कर्क संक्रांति को लेके, मकर संक्रांति को लेके और उनके से होने वाले प्रभावों को लेके हम लोगों से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम उन सब की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज हमारा टॉपिक राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत पहला पार्ट है राजस्थान की स्थिति। तो देखिए, हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व में या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो यदि हम विश्व और ग्लोब की बात करें तो यह हमारा, यदि हम इस पूरे पार्ट्स को पृथ्वी मानते हैं तो पृथ्वी को दो भागों में मैंने विभाजित किया है। एक भाग जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। कई जगह यह विषुवत रेखा के रूप में भी लिखी जाती है। सभी को नमस्कार। तो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा हमारे पूरी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। एक भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा पार्ट जो कहलाता है वह है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध यानी भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। इसी तरह से जो उत्तर से दक्षिण खींची गई है, जिनको हम बोलते हैं देशांतर, यानी 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर, कई जगह लिखा जाता है प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा।
यह भी पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और एक भाग कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। अब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की। यदि हमारा यह पूरा विश्व है और यह विश्व का प्रतिरूप यदि हम इसको ग्लोब माने, तो ग्लोब के अंतर्गत यदि हम बात करें राजस्थान की स्थिति की, तो हम बात करते हैं कि अक्षांशीय दृष्टि से यानी अक्षांशों के आधार पर राजस्थान जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतरीय दृष्टि से बात करें तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी विश्व में जो राजस्थान की हमारी जो स्थिति आती है, हम उसकी बात करते हैं, तो विश्व में हमारे राजस्थान की जो स्थिति रहती है वह रहती है उत्तर पूर्व। क्लियर हो गया दोस्तों? यह है कि अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति तो उत्तरी गोलार्ध, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति तो पूर्वी गोलार्ध, और ओवरऑल विश्व में या इसको कहा जाता है ग्लोब में राजस्थान की स्थिति, ग्लोब या विश्व में राजस्थान की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो वह हमारी स्थिति रहती है उत्तर पूर्व। क्लियर? ये था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। तो देखिए, यह था हमारा विश्व में या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति, तो उत्तर पूर्व की बात करते हैं। यही बात हम बात करते हैं महाद्वीप को लेके। यदि हम महाद्वीप की बात करते हैं तो यह जो पूरा मैप आप लोगों को दिख रहा है, यह है हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में यदि हम स्थिति की बात करें तो इस तरह से एशिया महाद्वीप को 4 भागों में बांटा जा सकता है। यह इसका उत्तरी भाग, यह दक्षिणी भाग, यह पूर्वी और यह पश्चिमी। और यदि हम इसी स्ट्रक्चर में देखें कि राजस्थान की स्थिति क्या है, तो सामान्यतः हमें जो राजस्थान का मिलेगा स्ट्रक्चर वह इस रूप में मिलेगा। इसका मतलब एशिया महाद्वीप में राजस्थान की जो स्थिति रहती है वह रहती है दक्षिण पश्चिम। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दिशाओं के आधार पर हम बात करें तो आप लोगों को मिलती है दक्षिण पश्चिम। इसी तरह से हम तीसरी जो स्थिति बात करते हैं वह बात करते हैं भारत में, यानी भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो यदि हम भारत के मैप को देखें तो यह हमारा भारत का मैप है, और भारत को मैप को उसी तरह से यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पश्चिम और यह पूरब, इस तरह से भारत को भी बांटे तो जो राजस्थान की स्थिति हमें दिखाई देती है वह इस तरीके से। यानी कि भारत में राजस्थान की जो स्थिति है वह है उत्तर पश्चिम। तो तीनों ही चीजें हमारी क्लियर हो गई कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है,
एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है और भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो जो प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है वह प्रश्न हमें कई बार लैंग्वेज को लेके, कई बार मतलब लैंग्वेज में चेंज करके पूछा जाता है कि जो चीज है उसको नहीं पूछ के उसमें से कौन सा कथन गलत है, हम उसकी बात करते हैं। तो जो इसके संबंध में हमें प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं उसकी बात करूंगा। प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है कि राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन है। ए, उत्तर पश्चिम, 2 दक्षिण पश्चिम, 3 उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। अब आपको बताना है ए, 1 2 3, बी 1 2 4, सी 1 3 4 और डी उपरोक्त सभी। यदि आपको यह क्वेश्चन क्लियर है, इसका मतलब राजस्थान की स्थिति को लेके हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन कौन सा है, तो देखिए पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न को। यदि हम उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो यह जो स्ट्रक्चर उत्तर पश्चिम बताता है राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है। वहीं दक्षिण पश्चिम बताता है कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है। और वहीं उत्तर पूर्व बताता है कि विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो जिसमें 4 नंबर ऑप्शन है वह सभी ऑप्शन गलत माने जाते हैं। इसका मतलब यह इसमें नहीं होगा, यह इसमें नहीं होगा, यह इसमें नहीं होगा। सही उत्तर होगा ए, कि राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही उत्तर है 1, 2 और 3। तो इसलिए हमारा जो है प्रश्न पूछा जाता है वो बहुत बार इसी तरीके से पूछा जाता है कि पूरे टॉपिक को उठा के एक प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है। सही उत्तर है आप सभी का ए। बात करते हैं हम आगे कि और स्थिति को लेके क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दूसरे जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं सूर्य के सापेक्ष, और हम सूर्य के सापेक्ष जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं हम उन प्रश्नों की भी बात करते हैं। तो देखिए कि यह हमारी पूरी पृथ्वी, और हम लोगों ने बात की कि पृथ्वी को अक्षांश और देशांतरों में बांटा गया है, उसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, विस्तार की बात करेंगे जब। अब हम बात करते हैं सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखिए सामान्यतः यह हमारा जो है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम बात लिखते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा उत्तर और दक्षिण में 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में है और 90 अक्षांश हमारे दक्षिणी गोलार्ध में माने जाते हैं। और इसी में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश जो दिए जाते हैं उसमें है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कहा जाता है कर्क रेखा, और दूसरा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे कहा जाता है मकर रेखा। इसके अलावा जैसे जैसे हम उत्तर में जाते हैं तो आपको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी मिलेगा, जिसको कहा जाता है आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त।
और यदि हम और उत्तर की ओर जाते हैं तो यहां मिलेगा आपको 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और दक्षिण में आएंगे तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इक्वेटर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, और इस तरह से जो है पृथ्वी पर एक जो है काल्पनिक रेखाएं खींची गई है जो भूमध्य रेखा के समांतर है और उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को दर्शाती है, जिसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और उन्हीं अक्षांश रेखाओं में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहां एक चीज और बताना चाहूंगा कि अक्षांश रेखाओं का दो महत्व है। अक्षांश रेखाओं का जो पहला महत्व है वह पहला महत्व है कि अक्षांश रेखाएं दो स्थानों के बीच में दूरी ज्ञात करने में काम आती है। दूसरा, अक्षांश रेखाएं किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में सहायक है। जब हम राजस्थान के क्लाइमेट की बात करेंगे तो वहां यानी जलवायु की बात करेंगे तो वहां राजस्थान की जलवायु को जो है प्रभावित करने वाला या करने वाले कारक में बात करते हैं तो वहां हम सबसे पहला कारक लिखते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। तो कहीं ना कहीं अक्षांशों का महत्व हमारे राजस्थान में रहता है और उसमें जो महत्व रहता है, और यहां से जो प्रश्न बनते हैं मैं उनकी बात करूंगा कि हम लोग ने जो पढ़ते हैं कि सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस कारण भूमध्य रेखा पर तापमान कैसा रहता है? उच्च तापमान रहता है। यहां पर उच्च तापमान होने के कारण जो भी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा की ओर आती है वह गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ती है और जब ऊपर की ओर उड़ती है तो ऊपर की ओर जाने से तापमान में कमी के परिणाम स्वरूप उनमें जो है ठंडी है या जल दबाव हो जाता है और जल वाष्प या कह सकते हैं वायुमंडलीय दबाव के कारण या ठंडे होने के कारण वर्षा करती है या वर्षण करती है। इसलिए भूमध्य रेखा पर उच्च तापमान के बावजूद भी यहां अच्छी वर्षा होती है या उच्च वर्षा होती है। तापमान भी उच्च है, बारिश भी अच्छी होती है और इस कारण यहां पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है कारण कि यहां पर सूर्य सीधा चमकता है और सीधा चमकने के कारण यहां तापमान उच्च रहता है और उच्च तापमान के कारण यहां पर जो भी जो है व्यापारिक पवनें आती है वह गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर उठकर ठंडी होकर बारिश करती है और जब यह बारिश करती है तो यहां अच्छी बारिश होती है और तापमान भी उच्च और अच्छी वर्षा के कारण यहां उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अब हमारा जो प्रश्न यहां से पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए, भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान के संदर्भ में सही कथन कौन सा होगा। तो मैं उस प्रश्न को भी आपको लिखवाना चाहूंगा कि यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है कि प्रश्न है भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान के संदर्भ में सही कथन है। तो देखिए, जब भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर हम लोग स्थानांतरित करते हैं, भूमध्य रेखा को हम कर्क रेखा पर स्थानांतरित करते हैं
तो भूमध्य रेखा की जो विशेषताएं हैं अब वो कर्क रेखा पर आ जाएगी। तो राजस्थान में भी तापमान क्या हो जाएगा, उच्च होगा, बारिश भी क्या होगी, अच्छी होगी। और राजस्थान में जो है कौन से वन पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो ये प्रश्न हम लोगों से कई बार काल्पनिक रूप से पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा राजस्थान के संदर्भ में सही कथन होगा कि राजस्थान में उच्च तापमान, उच्च वर्षा और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। तो सूर्य के सापेक्ष स्थिति को लेकर यह भी प्रश्न हमारा पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं और क्या सूर्य के सापेक्ष हमारे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक चर्चा की कि सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर गति करते हैं सूर्य का तिरछापन बढ़ता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे सूर्य का तिरछापन बढ़ेगा। तो इसी कड़ी में यदि हम राजस्थान को लेके बात करते हैं तो यह हमारा राजस्थान का मैप, यदि हम इस राजस्थान के मैप की बात करते हैं, यह हमारा यदि राजस्थान का मैप है तो राजस्थान में जो है सबसे सीधा जो सूर्य चमकेगा वह अब कहां चमकेगा, यहां पर, और सबसे तिरछा जो चमकेगा वह यहां पर चमकेगा। इसकी चर्चा मैं राजस्थान के मैप में करना चाहूंगा कि राजस्थान में किस तरह से सूर्य के सापेक्ष प्रश्न पूछे जा सकते हैं, स्थिति को लेके, उनके युग्म को लेके। क्योंकि जब फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं, जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर की जब हम लोग बात करते हैं तो वह कभी हमें डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछता है, वह कई जिलों के युग्म को लेके हमें प्रश्न पूछता है, जिससे कई प्रश्न हम लोग आते हुए भी प्रश्नों को कई बार नहीं समझ पाते और उनको गलत करते हैं। तो मैं सूर्य के सापेक्ष स्थिति वाले सभी प्रश्न मैप में मैं करवाना चाहूंगा। तो आप चाहें तो इस जो है पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। आप राजस्थान के मैप को लेके बैठिए, हो सकता है शायद आप लोगों के कई प्रश्न जो है मैपिंग आपकी क्लियर हो जाएगी कि कैसे कैसे प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं हम राजस्थान के मैप की। तो देखिए यह हमारा राजस्थान का मैप है और इसमें ये पूरे डिस्ट्रिक्ट्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कहां हैं, तो कैसे प्रश्न हम लोगों से बनते हैं, मैं उन सभी प्रश्नों की बात करता हूं। तो देखिए हम बात करते रहे थे सूर्य के सीधेपन और तिरछेपन की। तो जो राजस्थान के सबसे दक्षिण में है वहां जो है सूर्य सबसे सीधा चमकेगा, यानी सर्वाधिक सीधापन कहां होगा, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में। यह हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, हर सभी बुक में ऐसा दे रखा है कि राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य सीधा कहां चमकता है, बांसवाड़ा में, और सबसे जो तिरछा चमकता है वह चमकता है गंगानगर में। यानी सूर्य का यदि मैं यहां एक सामान्य मैप बना के इसको यदि दर्शाया जाए तो यह इस तरीके से सूर्य का जो है प्रकाश हम लोगों को दिखाई देता है कि सर्वाधिक सीधा बांसवाड़ा में और सबसे तिरछा जो है गंगानगर में चल। यही कई बार प्रश्न हम लोगों को जो है पूछा जाता है, युग्म के रूप में पूछा जाता है, और यहां से एक जो प्रश्न बनता है मैं उसकी बात करूंगा। प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम बताइए। प्रश्न है कि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम बताइए। तो देखिए राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम, तो यदि हम इस प्रश्न को पढ़ें तो क्लियर होता है कि आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, कि यहां जो है प्रश्न कि इसका सही क्रम कौन सा होगा। तो जब भी हमको आरोही क्रम या अवरोही क्रम की बात करते हैं तो मैं उन दोनों प्रश्नों की बात करूंगा कि आरोही क्रम में जहां सूर्य का आरोही क्रम यानी सीधापन किस दिशा में बढ़ रहा है, तो यहां
गंगानगर सबसे पहले आएगा, गंगानगर के बाद में जो है सीधापन हनुमानगढ़ में, और लास्ट में यदि बात करते हैं तो डूंगरपुर, और उसके बाद आएगा बांसवाड़ा में। क्योंकि यह कह रहा है कि सूर्य का सीधापन का आरोही क्रम, किस तरह सूर्य का सीधापन बढ़ रहा है, तो हम गंगानगर से यदि हम गंगानगर से हम बांसवाड़ा की ओर आएंगे तो सूर्य का जो है सीधापन बढ़ेगा। आरोही क्रम का मतलब है सूर्य का सीधापन बढ़ना। सूर्य का सीधापन जो बढ़ रहा है वह किस दिशा में बढ़ रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो सूर्य का सीधापन बढ़ेगा, और इसी कारण सूर्य सबसे सीधा जो है बांसवाड़ा में चमकता है, और सबसे जो है तिरछा है वह कहां चमक रहा है, आपके गंगानगर में चमक रहा है। इसी तरीके से यह प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण से उत्तर जाने पर राजस्थान में सूर्य के संबंध में सही कथन कौन सा है, या सूर्य के सीधेपन के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो जब भी हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, यहां मैं मैपिंग बता रहा हूं कि यदि हम राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर यदि हम लोग जा रहे हैं तो सूर्य का तिरछापन बढ़ेगा। या इसको लिखा जा सकता है कि सीधापन घटेगा, या इसको लिखा जा सकता है सूर्य के तिरछेपन का आरोही क्रम। इसमें बांसवाड़ा पहले आएगा, उसके बाद डूंगरपुर आएगा, और आगे चलेंगे तो हनुमानगढ़, और सबसे लास्ट में आएगा आपका गंगानगर। तो इस तरह से कई बार हम सूर्य के सापेक्ष स्थिति को लेकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सूर्य के सीधेपन के संबंध में जिलों का सही युग्म क्या है, सूर्य के तिरछेपन के संदर्भ में जिलों का सही युग्म क्या है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वह है राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति का तात्पर्य है कि उनमें जो भी डिस्ट्रिक्ट दे रखे उनकी क्या स्थिति है, और उन स्थिति के पर कौन से प्रभाव हो सकते हैं। ये कई बार हम लोग प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो ये था राजस्थान की स्थिति के संबंध में कुछ प्रश्न जो हम लोगों से पूछे जा सकते हैं या पूछे गए। एक और प्रश्न यहां से जो बनता है मैं उसकी भी बात करूंगा, ये आप अपने मैप में नोट कर लीजिए। राजस्थान को लेके एक जो प्रश्न बनता है और विशेष रूप से जो हम लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, मैं उसकी बात करूंगा। तो देखिए क्या हो सकता है, यदि आप लोगों से यदि हमें राजस्थान के जिलों का युग्म दे दिया जाए और पूछा जाए कि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही युग्म क्या है, राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही क्रम। तो देखिए राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही क्रम का तात्पर्य है कि राजस्थान में सूर्य सबसे सीधा कहां चमक रहा है, तो सबसे सीधा चमकता है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के बाद यदि हम बांसवाड़ा की बात करें तो सबसे सीधा चमकेगा सूर्य जो सबसे दक्षिण में यानी भूमध्य रेखा के जो नजदीक होगा वहां सबसे ज्यादा सीधा चमकेगा। उसके बाद हम सेकंड बात करें तो सेकंड में जो आएगा वह आएगा आपका डूंगरपुर जो बांसवाड़ा के बाद में भूमध्य रेखा के समीप है। तो दूसरा है इसमें डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो तीसरा डिस्ट्रिक्ट आता है वह आता है आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ तीसरा आएगा। और यदि हम चौथे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चौथा डिस्ट्रिक्ट जो आएगा वह आएगा झालावाड़।
और उसके बाद यदि पांचवा डिस्ट्रिक्ट हम लोगों से दिए पूछा जाए तो वो आएगा हमारा उदयपुर। उदयपुर। तो यह है राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही क्रम कि सबसे ज्यादा जो है बांसवाड़ा में सीधा चमकता है, उसके बाद डूंगरपुर, उसके बाद प्रतापगढ़ और उसके बाद झालावाड़ और उसके बाद आएगा उदयपुर। तो यह क्रम कई बार हम लोगों से स्थिति को लेकर पूछा जा सकता है। तो यह हमारा उदयपुर की बात करें तो कर्क रेखा से देखा जाए तो झालावाड़ नजदीक है या भूमध्य रेखा के समीप झालावाड़ है, जबकि उदयपुर है और झालावाड़ से थोड़ा सा ऊपर है। तो कहीं पर भी जो है पूछा जाता है। सामान्यतः स्टूडेंट्स क्या करता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, वह जो है झालावाड़ को लेकर थोड़ा सा कम रहता है। यह डिपेंड करता है आपको कि इस तरीके से प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं राजस्थान में सूर्य के सापेक्ष स्थिति को लेकर। इसके अलावा कुछ जो प्रश्न और पूछे जाते हैं मैं उनकी भी बात करूंगा, सूर्य के सापेक्ष जो पूछे जा सकते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के संबंध में ये भी बात करेंगे। सूर्य सबसे पहले कहां दिखाई देता है और सबसे बाद में इन सभी प्रश्नों की मैं बात करूंगा। देखिए, बात करते हैं कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो इसे हम कहते हैं कर्क संक्रांति। सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना कहलाता है कर्क संक्रांति और यह स्थिति आती है 21 जून को। कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को। तो यह जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो ये जो पार्ट्स है यह है उत्तरी गोलार्ध पूरा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है ऋतु होती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु होती है। सेकेंड बात करें तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है और इस समय राजस्थान में या उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है और इस समय जो है सबसे छोटी परछाई भी बनती है। अब बात करते हैं कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो वह स्थिति कहलाती है कर्क संक्रांति और यह स्थिति आती है 21 जून को। उस समय उत्तरी गोलार्ध, इस पूरे भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है और सबसे छोटी परछाई बनती है। तो इसलिए हमें कई बार यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? और वह प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो देखिए, राजस्थान में जो सबसे बड़ा दिन का मतलब है दिन की सबसे लंबी अवधि होती है, वह राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। या राजस्थान में सबसे छोटी दिन रात कब होगी? 21 जून को। या कई बार यह प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है कि यदि कोई राजस्थान में व्यक्ति बांसवाड़ा में खड़ा है तो उसको अपनी परछाई दिखाई नहीं देती है,
परछाई दिखाई नहीं देने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति कर्क रेखा पे खड़ा है और उस पर सूर्य सीधा चमकता है तो उसको अपनी परछाई दिखाई नहीं देती है। और इसलिए यह कई बार प्रश्न हम लोगों से सूर्य के सापेक्ष पूछा जा सकता है, कर्क संक्रांति को लेके या 21 जून को लेके। या यह प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो उत्तर 21 जून होगा। सबसे छोटी रात कब होगी, तो 21 जून हो सकती है। या राजस्थान में कब परछाई दिखाई नहीं देती है, कई बार इनडायरेक्टली प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है, तो उसका तात्पर्य है वह 21 जून को, कि यदि व्यक्ति कर्क रेखा पर खड़ा है तो उसको अपनी परछाई दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब उसमें जो परछाई बनेगी वो सबसे छोटी बनेगी। यही प्रश्न हम लोगों से उल्टा पूछा जा सकता है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो हम कहते हैं कर्क संक्रांति, और उस समय उत्तरी गोलार्ध में यह है, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका जस्ट उल्टा होता है कि उस समय दक्षिणी गोलार्ध की यदि हम बात करें तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु होती है शीत ऋतु, और सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो है कर्क संक्रांति 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी क्या होगी, रात होगी। यही बात हम बात करते हैं अगली, कि जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं मकर संक्रांति की, कि मकर संक्रांति को लेकर क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। यह सूर्य, जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो इस स्थिति को कहा जाता है मकर संक्रांति, और यह स्थिति आती है 22 दिसंबर को। सूर्य का मकर रेखा पर सीधा चमकना मकर संक्रांति, और यह आती है मकर संक्रांति 22 दिसंबर को। अब इससे जो हमारे राजस्थान के संदर्भ में क्या प्रश्न बनता है, तो राजस्थान में जब है तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, तो मकर संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। यह है हमारा उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, और शीत ऋतु में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। तो हमारा यह प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान को लेके कि राजस्थान में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर या मकर संक्रांति को राजस्थान में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। इसके बाद हम आगे की बात करें, और दो स्थितियां होती है, शरद विषु और बसंत विषु को लेके भी हमारे कुछ प्रश्न बनते हैं, मैं उनकी भी बात करता हूं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एक तो कर्क संक्रांति और एक मकर संक्रांति कब होती है और उसका राजस्थान में क्या प्रभाव है। तो सिंपल सा है, जो कर्क संक्रांति का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में है वह प्रभाव मकर संक्रांति में दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा, और जो दक्षिणी गोलार्ध का प्रभाव है वह उत्तरी गोलार्ध में हमको दिखाई देगा। राजस्थान के संदर्भ में यह प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है। कई कह रहे हैं कि सर 14 जनवरी को मकर संक्रांति आ रही है, वह एक खगोलीय घटना के रूप में नक्षत्र आधारित घटना है, जबकि यह एक ज्योग्राफिकल आधारित घटना है मकर संक्रांति। बात करते हैं और क्या प्रश्न यहां से बनते हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा।
तो यहां से और दो स्थिति बनती है स्थिति को लेके, और वो बनती है कि जब सूर्य उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा पर सीधा, यानी जब सूर्य उत्तरी ध्रुव की से भूमध्य रेखा पर सीधा ऊपर से जब सीधा चमकता है तो इसे कहते हैं बसंत विषुव। और यह आता है 21 मार्च को, और इसमें जो प्रभाव बनता है वह बनता है कि पूरे विश्व में दिन रात की अवधि बराबर होती है। तो यदि हम बात करें राजस्थान की, तो यहां से जो प्रश्न बनता है वह प्रश्न बनता है कि राजस्थान में दिन रात की अवधि कब बराबर होती है। तो राजस्थान में दिन रात की अवधि बराबर होती है बसंत विषुव या 21 मार्च को। दूसरा यहीं से एक और प्रश्न जो बनता है कि यदि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, उस कंडीशन में भी पूरे विश्व में जो प्रभाव रहे, इस कंडीशन को हम बोलते हैं शरद विषुव। शरद विषुव यह आती है 23 सितंबर को, और इस समय भी प्रभाव क्या रहेगा, वही प्रभाव रहेगा जो 21 मार्च को है कि पूरे विश्व में जो है दिन रात की अवधि बराबर होती है। तो प्रश्न हमारा यहां से बनता है कि राजस्थान में दिन रात की अवधि कब बराबर होगी। तो एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को, या हम कह सकते हैं बसंत विषुव और शरद विषुव। हो सकता है इसमें कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, बसंत विषुव और शरद विषुव चारों को एक साथ हमें पूछा जा सकता है कि राजस्थान के संदर्भ में सही कथन कौन सा है कि कर्क संक्रांति में राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है, मकर संक्रांति में राजस्थान में सबसे बड़ी रात होती है, बसंत विषुव में राजस्थान में दिन और रात की अवधि बराबर होती है, और शरद विषुव में राजस्थान में रात सबसे छोटी होती है। और आपको पूछा जा सकता है कि इसको जो है राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या नहीं है। बसंत बिंदु क्यों बोलते हैं, देखिए बसंत बिंदु क्योंकि उस समय हमारे जो है भारत में बसंत ऋतु की जो है शुरुआत होती है। बसंत ऋतु होने के कारण इसको बसंत विषुव कहा जाता है, और इस समय राजस्थान ये भारत में जो है शरद ऋतु की जो रहती है, इसलिए इसको शरद विषुव कहा जाता है। तो ये था पूरा हमारे राजस्थान की स्थिति लोकेशन को लेके जो कुछ प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो अगला जो पार्ट रहता है वो रहता है विस्तार को लेके। विस्तार को लेके जो प्रश्न आ रहे हैं, आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा मैं कराऊंगा लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि कुछ अलग है, वास्तव में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको शेयर करिए ताकि यह फायदा आपके अपने साथियों को भी ज्यादा से ज्यादा मिले। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति को लेके, यानी स्थिति के साथ हम बात करते हैं विस्तार की, कि राजस्थान के विस्तार को लेके क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखिए राजस्थान के यदि हम विस्तार की बात करें तो यह हमारा पूरा पृथ्वी है या विश्व है, ग्लोब है, और इस ग्लोब में एक तो है अक्षांश और दूसरा है देशांतर। अक्षांश और देशांतर। तो हम विस्तार की जब बात करते हैं, विस्तार को समझने से पहले हम एक बार स्थिति को लेके भी अक्षांश और देशांतर के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है।
अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति। तो देखिए, हम अक्षांश यानी अक्षांशों के आधार पर या अक्षांशीय दृष्टि की बात करें तो हमारा जो राजस्थान है वह भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा, या जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है। इसका मतलब अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति होगी उत्तरी गोलार्ध। यानी अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध हम बात पहले कर चुके हैं। हम बात करते हैं देशांतरों की। तो यदि हम बात करेंगे देशांतरीय दृष्टि से, तो देशांतरीय दृष्टि से यदि हम बात करें तो राजस्थान की जो स्थिति रहती है वह रहती है पूर्वी गोलार्ध। इसका मतलब हमारा जो राजस्थान है वह हमें इस तरह से उत्तर पूर्व में दिखाई देता है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हमें पूछा जा सकता है अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति और देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है। तो देखिए, अक्षांशीय दृष्टि और देशांतरीय दृष्टि को लेके प्रश्न जो बन रहे हैं उनसे पहले मैं बात करूंगा कि अक्षांश और देशांतर क्या है और यहां से क्या प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश क्या है। अक्षांश की जब हम बात करते हैं तो अक्षांश भूमध्य रेखा के समांतर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है। जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी जो है प्रदर्शित करती है वह काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। इसी तरह से देशांतर की भी हम बात करते हैं तो देशांतर जो रेखाएं हैं देशांतर की यदि हम बात करें तो देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा के लंबवत उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो है काल्पनिक रेखाएं, ये भी क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम की कोणात्मक दूरी दर्शाती है। जो भूमध्य रेखा पर पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है कि यह 0 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से 180 डिग्री पूरब की ओर है और 180 डिग्री पश्चिम की ओर है। तो यहां से कुछ चीजें हम लोगों से पूछी जा सकती है और विशेष रूप से यहां से जो प्रश्न हमारा बन सकता है वह समय की गणना के संदर्भ में बन सकता है। मैं उसकी भी बात करूंगा कि समय की गणना के संबंध में यहां से क्या प्रश्न बनता है और उसको लेके हम लोगों से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अक्षांश और देशांतर, सेकेंड पार्ट हम बात करेंगे अक्षांशों की क्या महत्व है। अक्षांशों का क्या महत्व है? तो अक्षांश दो स्थानों के मध्य यदि आपको दूरी ज्ञात करनी है दो स्थानों के बीच में यदि हम दूरी ज्ञात करनी हो तो हम अक्षांशों का प्रयोग करते हैं। वहीं दो स्थानों के बीच में के मध्य समय की गणना करनी हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? देशांतरों का प्रयोग करते हैं। और इसलिए
हमें कई बार प्रश्न दिए जाते हैं जो गणितीय प्रश्न होते हैं कि आपको किसी स्थान का अक्षांश और देशांतर दिया जाएगा और आप पूछा जा सकता है कि यदि वहां पर इतने बजे हैं तो वहां पर कितने बजे होंगे, या यह पूछा जा सकता है कि वहां पर यदि इतना समय हुआ है तो वहां पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, या किसी स्थान के आपको समय दे दिया गया हो और दूसरे स्थान का आपको देशांतर पूछा जा सकता है। इसलिए देशांतर को लेके हम थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए हम लोग देशांतर को लेके बहुत बार प्रश्न बनते हैं। मैं उन सब की बात करूंगा। मैं पूरा वापस एक बार बता रहा हूं कि देशांतर और अक्षांश हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि हमें अक्षांश और देशांतर की स्थिति को बारे में पता चल गया तो हमारा प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। मैं वापस एक बार रिपीट करूंगा। अक्षांश, अक्षांश क्या है? तो पृथ्वी में जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी दर्शाती है, यह कहलाती है अक्षांश। बात करते हैं हम देशांतर की, तो देशांतर है भूमध्य रेखा के लंबवत उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा पर पूरब से पश्चिम की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है, वह कहलाती है देशांतर। लेकिन दोनों में जो अंतर है कि अक्षांशों का प्रयोग दो स्थानों के बीच दूरी ज्ञात करने में किया जाता है और देशांतरों का प्रयोग दो स्थानों के बीच समय की गणना में किया जाता है। तो यहां से प्रश्न जो बनता है वह है कि कभी भी आपको एग्जाम में अक्षांश और देशांतर दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि आपको यदि उनके बीच में यदि दूरी ज्ञात करनी है तो हम केवल अक्षांशीय आंकड़ों का प्रयोग करेंगे, हमें समय की गणना करनी है तो हम केवल देशांतरीय आंकड़ों का प्रयोग करेंगे। और किस तरह से हम लोग बात करते हैं। सेकेंड बात, अक्षांश जो है किसी स्थान की जलवायु का भी निर्धारण करते हैं। किस तरह से करते हैं उसको मैं बताना चाहूंगा कि अक्षांशों से दूरी के साथ साथ जलवायु का भी निर्धारण होता है। कि भूमध्य रेखा, यह है 0 डिग्री जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से लगाकर यदि हम कर्क रेखा और मकर रेखा की बात करें, यह कर्क रेखा और यह मकर रेखा, तो इसके बीच में जो जलवायु पाई जाती है वह कहलाती है उष्ण जलवायु। कर्क रेखा से यदि हम 45 डिग्री की बात करें, अक्षांशों की बात करें, 45 डिग्री चाहे उत्तरी अक्षांश है और वह 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों की बात करें, तो यहां पर जो जलवायु होती है वह होती है उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण जलवायु। यही बात हम करते हैं कि 60 डिग्री अक्षांशों की बात करें, 60 या 66 डिग्री अक्षांशों की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण जलवायु। और उसके बाद शेष से यदि हम बात करें 90 की, तो यहां पर शीत जलवायु पाई जाती है 90 तक। तो किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण उनकी अक्षांशीय स्थिति से होता है। यही बात हम आगे करें देशांतरों की, कि देशांतरों को लेके क्या प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो देखिए, देशांतरों के लिए मैं आपके सामने एक मैप बनाना चाहूंगा और उस मैप से कई प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे वर्तमान में, जैसे आज की बात करें, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, जैसे आज हमारे जो है उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में हॉकी का मैच शुरू हुआ है। आप लोगों को समय की गणना भी पूछी जा सकती है कि यदि भुवनेश्वर में सुबह 7 बजे यदि मैच शुरू होता है या मैच शुरू हुआ है तो पाकिस्तान में उसका प्रसारण कब होगा। यदि पाकिस्तान उस देशांतर पर स्थित है और भुवनेश्वर की जो है देशांतरीय स्थिति इस तरह की है, तो मैच शुरू होना नहीं होना, समय की गणना, जब भी समय की गणना की बात करेंगे
तो हमारा जो रहेगा, हम देशांतरों का प्रयोग करेंगे। और किस तरीके से करते हैं मैं उनकी बात करूंगा कि देशांतरों को लेके क्या प्रश्न बन रहे हैं या समय की गणना को लेके क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, ये जो मैप बना रहा हूं आप अपनी कॉपी में या कहीं पर भी बना लीजिए, ये मैप बहुत आपके काम आने वाला है। 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, जिसका निर्धारण 1882 ईस्वी में किया गया, और जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से निकलती है और यहां से पूरे विश्व के समय की गणना की जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में जाएंगे तो आपको 180 देशांतर मिलेंगे, और पश्चिम में भी जाएंगे तो 180 देशांतर, यानी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, जिसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की हम बात करें तो यह भी कहलाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और इसका निर्धारण 1884 में किया गया। बात करते हैं समय की गणना। तो देखिए, जब हम ग्रीनविच से पूरब की ओर जाएंगे तो समय में क्या होगी? वृद्धि होगी, समय में वृद्धि होगी। और ग्रीनविच रेखा से यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय में कमी होगी। समय में वृद्धि और कमी की बात किस तरीके से है? तो देखिए, एग्जाम्पल के रूप में वहीं एक और लाइन की मैं ड्रॉ करना चाहूंगा। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसको कहा जाता है भारतीय मानक समय रेखा, जहां से भारत के समय की गणना की जाती है। तो देखिए, जब हम 82.5 डिग्री के सापेक्ष बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि भारत में या भारतीय मानक समय रेखा में सुबह के इतने बजे हैं तो ग्रीनविच पर कितने बजे होंगे? इस तरह से भी प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है। तो सामान्यतः जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं केवल एंड केवल देशांतरों के आधार पर। किस तरह से? कि यदि ग्रीनविच रेखा, एग्जाम्पल के रूप में, कि यदि ग्रीनविच रेखा पर 12 AM हुए तो भारत का समय उससे 5.5 घंटे आगे है, तो इसका मतलब भारत में उस समय 5.5 AM होंगे। यदि यहां 12 बजे हैं तो यहां पर 5.5 घंटे आगे हैं, तो 5.5 AM सुबह के 5.5 बजे। इसी तरह से यदि हमें यह प्रश्न हमें राजस्थान के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के संदर्भ में यह प्रश्न कैसे बनता है, तो देखिए मैं राजस्थान के संदर्भ में बताना चाहूंगा। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए कि देशांतर यानी ग्रीनविच से पूरब की ओर जा रहे हैं या पश्चिम की तरफ। हम यहां ग्रीनविच की बात नहीं करेंगे, हम यहां बात करें कि यदि हम पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो समय में वृद्धि होती है, और
पूरब से पश्चिम की ओर आते हैं तो समय में क्या होती है, कमी होती है। और उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके हम राजस्थान को पढ़ेंगे और राजस्थान में हमारे कई प्रश्न यहां से बनेंगे। तो हम बात करते हैं राजस्थान के विस्तार की, और विस्तार के साथ साथ देशांतरीय विस्तार को लेंगे और समय की हम लोग गणना करेंगे। तो अब हम बात करते हैं विस्तार की कि अक्षांश और देशांतर का प्रयोग कैसे होता है और किस तरह से किया जाता है। अब इसको अप्लाइड राजस्थान में हम लोग कैसे करते हैं, हम उनकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार की। कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, और उसके बाद क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। देखिए, जब हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो हम लोगों ने कहा कि राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और राजस्थान जो शुरू होता है, राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है उसको हम कहते हैं, और यह राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु। तो राजस्थान जो शुरू होता है वह शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और समाप्त होता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहां से हमारा जो प्रश्न बनता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हम लिखते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। सेकंड, यही प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो देखिए, हम राजस्थान के अक्षांशों की बात करें कि राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच में है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम यदि माइनस करें तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है। राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, 7 डिग्री 9 मिनट। 30/12 में से 23/3 को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया, घटाया गया। तो राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच में हो गया, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है। तीसरी चीज और पूछी जाती है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वह कितनी है, तो 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वह है 826 किलोमीटर। इसके बाद आता है कि राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कौन सा है, बोरकुंड, और किस जिले में है, बांसवाड़ा में। और राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, कोणा है, और किस जिले में है, गंगानगर में। यह राजस्थान का सामान्य अक्षांशीय विस्तार है। जो 5 प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। या राजस्थान कितने अक्षांशों में स्थित है, तो राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में स्थित है। या राजस्थान का उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई कितनी है, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर। और राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बोरकुंड है, बांसवाड़ा जिले में है। और राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, कोणा, गंगानगर जिले में। कई बार इन प्रश्नों को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु की अक्षांशीय स्थिति बताइए। तो राजस्थान के उत्तरीतम बिंदु की जो अक्षांशीय स्थिति है वह है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु की अक्षांशीय स्थिति यदि हम लोगों से पूछी जाए तो राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह था हमारा
राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार को लेकर जो प्रश्न हम लोगों से पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं अपन दूसरे की, देशांतरीय विस्तार की। तो देखिए, देशांतरीय विस्तार की हम बात करें देशांतरीय विस्तार, तो हम लोगों ने अभी की थी कि देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि जो हमारी ग्रीनविच रेखा है इसके पूर्व में राजस्थान स्थित है और पूर्व से ही राजस्थान शुरू हो रहा है और पूर्वी देशांतर तक चलता है। इसका मतलब राजस्थान जो है का जो पूर्वी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु, उसकी यदि हम देशांतरीय स्थिति देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है और राजस्थान का जो पूर्वतम बिंदु है उसकी जो देशांतरीय स्थिति है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो प्रश्न हमारा यहां से बनता है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो हम लिखते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यह राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। सेकंड, यही पूछा जाए कि राजस्थान कितने देशांतरों में स्थित है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को यदि हम घटाते हैं तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार आता है वह आता है 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। यही बात करें कि राजस्थान की पश्चिम से पूरब जो चौड़ाई है वह कितनी है, तो हम लिखते हैं 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। और अगली बात करते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है वह है अपना कटरा। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है कटरा, जो कि जैसलमेर में है। और राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है वह है सिलाना, जो कि धौलपुर में है। तो प्रश्न आता है कि कटरा से सिलाना की जो है दूरी कितने किलोमीटर है, तो हम लोग कहते हैं 869 किलोमीटर है। और तो यहां से वापस जो प्रश्न बन रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो बता सकते हैं आप लोग 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर। राजस्थान कितने देशांतरों में स्थित है, तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में स्थित है। राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की जो है चौड़ाई कितनी है, तो 869 किलोमीटर है। और राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो हम बता सकते हैं राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है तो कौन सा है, हम लोग बता सकते हैं। ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट है। अब हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछा जाएगा, हम उसकी बात करें तो देखिए, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यह प्रश्न सदैव एक साथ पूछा जाता है। पूर्व या पश्चिम में पूर्वी देशांतर लिखते हैं, क्योंकि राजस्थान पूरा पूर्वी देशांतर में पूर्व से या पश्चिम नहीं लिखते, पूर्व से पश्चिम। राजस्थान की चौड़ाई की बात करें, चाहे पूर्व से पश्चिम हो या पश्चिम से पूर्व हो, राजस्थान की चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। देखिए, यह प्रश्न सदैव हमें अलग अलग नहीं पूछा जाएगा, एक साथ यह प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें जो सदैव प्रश्न बनने की संभावना हमारी जो रहती है, जैसा प्रश्न अभी एचएम के एग्जाम में पूछा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एचएम में प्रश्न पूछा गया था राजस्थान के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की जो है लंबाई की अपेक्षा चौड़ा ज्यादा है। सही है कि लंबाई राजस्थान की कम है जबकि चौड़ाई राजस्थान की क्या है, ज्यादा है। यह प्रश्न अभी सेकंड फर्स्ट एचएम के एग्जाम में पूछा गया। तो हमें इसके कौन कौन से प्रश्न हैं, तो मैं एक ही प्रश्न में सभी प्रश्न करवाना चाहूंगा कि विस्तार को लेकर एक प्रश्न के साथ साथ कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पहला प्रश्न जैसे पूछा जा सकता है कि आपको स्थानों के नाम दे दिए जाएंगे
जिला पूछ सकता है आपसे कि सुमेलित करो। गंगानगर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और धौलपुर। आपसे इनकी स्थिति को लेकर पूछा जा सकता है। उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और इस तरह से इन जगह को चेंज करके आप लोगों से जो है पूछा जा सकता है कि सुमेलित करो। दूसरा जो यहां से प्रश्न बन सकता है कि वो क्या करते हैं कि सामान्यतः चीज लिखते हैं लेकिन माइन्यूट जो गलती करते हैं वह इस इकाई में कई बार वो गलती कर देते हैं। गलती करने का तात्पर्य है कि वहां पूर्वी देशांतर की जगह क्या लिख देंगे, पश्चिमी देशांतर लिखेंगे और पूछा जाएगा कि निम्न में से सही कथन कौन सा है या नहीं है। जैसे इसको मैं 1, 2, 3 और 4 पूछा जाएगा सही कथन है। ए 1, 2, 3, बी 1, 2, 4, सी 1, 3, 4 और डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो ऐसे भी प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं कि कोणा गंगानगर में और उसकी स्थिति क्या है, बोरकुंड बांसवाड़ा में उसकी स्थिति क्या है, कटरा जैसलमेर में है उसकी स्थिति। देखा जाए तो यहां पूर्वी देशांतर की जगह उन्होंने क्या लिख रखा है, पश्चिमी देशांतर, और पश्चिमी देशांतर राजस्थान की स्थिति के संबंध में गलत है। इसका मतलब जिसमें भी 3 है वो सब गलत है। तो सही उत्तर इसका होगा बी कि पहला, दूसरा और चौथा सिलाना, धौलपुर और 78 70। तो जब भी आप एग्जाम में दें तो थोड़ा सा पीछे वाली इकाई को ध्यान दें। यह भी प्रश्न हमारा पूछा जा सकता है। मध्य के स्थान की बात करते हैं तो नागौर में जो है डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखा जाए तो नागौर है। सही उत्तर है आप सबका बी। तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन फ्रेमिंग भी आनी चाहिए कि क्या प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है। आगे बात करते हैं हम और क्या पूछा जाए तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब देखिए यहां से जो प्रश्न एक पूछा जा सकता है और उस प्रश्न को लेके मैं कई बार चर्चा भी करता हूं। मेरी ऑफलाइन जब भी क्लास होती है तो उस प्रश्न को मैं बहुत बार रखता भी हूं कि किस तरह से हमारा एक प्रश्न पूरे टॉपिक को कवर करता है। तो मैं उस प्रश्न को पहले लिखूंगा, उसके बाद मैं बात करूंगा कि उस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है राजस्थान के अक्षांश देशांतर का अंतर है। ए 1 डिग्री से अधिक, बी 1 डिग्री के बराबर, सी 1 डिग्री से कम और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आपको आंसर बताना है कि राजस्थान में अक्षांश और देशांतर का अंतर क्या है। कि राजस्थान के अक्षांश और देशांतर का अंतर कितना है, 1 डिग्री से अधिक है कि 1 डिग्री से बराबर है, 1 डिग्री से कम है या उपरोक्त में से। तो देखिए सामान्य हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की, तो यह है अक्षांश और यह है देशांतर। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहा है और 30 डिग्री
12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे समाप्त हो रहा है, और जो कि 7 डिग्री 9 मिनट जो अक्षांश का अंतर है, और 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात करते हैं अपन देशांतर से, तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पे समाप्त होता है, और यह जो आ रहा है अंतर 47 मिनट का और 869 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। सामान्यतः स्टूडेंट कहता है कि वह इस में से इसको घटा के आंसर निकाल देता है, यानी सामान्यतः आंसर रहता है ए। देखिए, यह अक्षांश और यह देशांतर, यहां प्रश्न में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो देखिए यहां अक्षांश, देखिए हम लोगों ने बात की अक्षांशों का प्रयोग हम लोग समय की गणना, दो स्थानों के बीच में दूरी की गणना के लिए करते हैं, और देशांतरों का प्रयोग जो है हम दो स्थानों के बीच में समय के लिए गणना के लिए करते हैं। तो जब हम अक्षांश और देशांतर का प्रयोग अलग अलग लेंगे तो क्या हम इनमें से घटा सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको नहीं घटाएंगे, इसका मतलब यह हमारा आंसर नहीं होगा। बात करते हैं सेकंड की कि क्या यह बराबर होगा? तो नहीं होगा। तो हम इसको कैसे बराबर कर सकते हैं? तो देखिए यह प्रश्न पूछ रहा है अक्षांश का मतलब है राजस्थान की लंबाई का, और देशांतर का मतलब है राजस्थान की चौड़ाई से। तो अक्षांश और देशांतर का मतलब है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है। तो लंबाई और चौड़ाई के अंतर की बात करें तो 869 में से 826 घटाए, अंतर आ गया 43 किलोमीटर। यही 43 किलोमीटर यानी 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर है, और हमारे पास आंसर आ रहा है 43 किलोमीटर। तो 43 किलोमीटर जो है 1 डिग्री से क्या है? कम है, और इसलिए यह हमारा प्रश्न है। कई बार, अच्छा संजय जी आपका नाम लेना है। हाँ सही उत्तर है संजय जी कि 1 डिग्री से कम होगा, क्योंकि यहां कई चीजें साइलेंट, अक्षांश और देशांतर आपको सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए ये दिए गए हैं। तो अक्षांश और देशांतर का तात्पर्य, कई बार हमको प्रश्न में साइलेंट नहीं है तो हमें उनके ऑप्शन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कैसे निकाला गया है। तो यहां अक्षांश और देशांतर का मतलब है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, और लंबाई और चौड़ाई का अंतर जो आता है 43 किलोमीटर आता है, वह 1 डिग्री से क्या है? कम है। सही उत्तर है। सूरज जी आपका भी सही उत्तर है। प्रियंका जी आपका भी उत्तर सही है कि राजस्थान के अक्षांश। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हम लोगों ने अभी जितना अक्षांश से विस्तार, लंबाई, उसके अंतर, उन सब को क्या करता है? पूरा करता है। यह फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट ग्रेड में ऐसे प्रश्न हम लोगों से कई बार पूछे जा सकते हैं। सामान्यतः 1 या 2 प्रश्न ऐसे आते हैं कि जिनको हम लोग का सब कुछ पढ़ा हुआ होता है, उसके बावजूद भी हम लोग कई बार इन प्रश्नों को गलत करते हैं। और क्योंकि जब फर्स्ट ग्रेड एक एग्जाम ऐसा है जिसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या बहुत कम होती है, और जब नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या बहुत कम होती है तो पूरे टॉपिक में से एक ऐसा प्रश्न बनाने की कोशिश करता है ताकि कई जगह कई टॉपिक क्लियर हो, कई कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो, तभी हम उसका उत्तर दे पाते हैं। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड बड़ा कंपटीशन है, और इसमें भी जो कह रहे थे कंपटीशन 4 गुना कंपटीशन ज्यादा है, और जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो वहां क्वेश्चन की फ्रेमिंग को चेंज करके हम लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हम लोगों से चेंज करके पूछी जा सकती है। तो ये था हमारे राजस्थान के विस्तार को लेके जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको लेके, यानी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का कितना प्रश्न किस तरीके से और पूछा जा सकता है। अब देखिए यहां से देशांतर के क्या प्रश्न बनते हैं, मैं उनकी बात करूंगा।
कि राजस्थान का यह पश्चिमतम बिंदु है जिसकी स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट और यह है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप लोगों से यह प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता, मैं प्रश्न को लिखना चाहूंगा। यदि कोई व्यक्ति 70 डिग्री पूर्वी देशांतर या इसको मैं वापस एक बार, प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से जयपुर पहुंचने में चार घंटे का समय लगता है, तो 4 घंटे का समय लगता है तो जयपुर की देशांतरीय स्थिति बताइए। कि किसी व्यक्ति को 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से जयपुर पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है, तो जयपुर की देशांतरीय स्थिति आप लोगों को बतानी है। यह हमारा जयपुर है, इसकी देशांतरीय स्थिति बतानी है कि जयपुर किस देशांतर पर स्थित है। तो देखिए यह 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से यहां पहुंचने में जो समय लगता है वह लगता है 4 घंटे। इसका मतलब यदि हम मिनट में बात करें तो 240 मिनट। और हमें पता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, यानी 4 मिनट का 1 डिग्री होता है। तो 240 का यदि इसमें हम भाग देते हैं तो लगभग 60 डिग्री का जो है अंतर आता है, नहीं 60 डिग्री का अंतर आता है। तो 70 और 60 कितने हो गए, 130 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी जयपुर की स्थिति क्या होगी, 130 डिग्री। किस तरह से कि 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 1/1 डिग्री 4, और 240 मिनट का मतलब है 1/4 इंटू 240, तो कितने हो गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है और वह पूर्व की ओर है, तो 130 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उसकी स्थिति होगी। तो इस तरीके से हम लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान में किसी स्थान का देशांतर देके वहां समय की गणना दी जाएगी या देशांतर दे दिया जाएगा, और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वहां से उस स्थान की देशांतरीय स्थिति बताइए कि वहां पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इस तरह से हमारे प्रश्न जो है समय को लेके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये थे हमारे राजस्थान के देशांतर को या देशांतरीय विस्तार को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आता है दूसरा हमारा जो प्रश्न आता है, हम उनकी बात करेंगे। वह प्रश्न है कि राजस्थान की सीमाओं के विस्तार को लेके भी कई प्रश्न हम लोगों से पूछे जा चुके हैं या जा सकते हैं, और वहीं से हम स्थिति को लेके भी कई प्रश्न बनते हैं। मैं उनकी भी बात करूंगा कि राजस्थान की सीमाओं को लेके क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। राजस्थान की यदि हम बात करें सीमाओं की, तो राजस्थान की सीमा में कुल सीमा को 2 भागों में विभाजित कर रखा है।
स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तटीय सीमा, स्थलीय सीमा की बात करें, इसको भी दो भागों में बांट रखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। करें तो हम कहते हैं 1070 किलोमीटर है, और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 4850 किलोमीटर। यह हमारे राजस्थान की सीमाओं को लेकर प्रश्न संख्यात्मक रूप से पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, राजस्थान की जो है तटीय सीमा कितनी है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। ये तो थे आंकड़ों को लेकर हम लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं। यदि हम राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, इस तरह से राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सबसे पहला प्रश्न आता है कि राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका प्रारंभ कहां से होता है। प्रारंभ। और सेकंड आता है इसकी समाप्ति। तो इसका जो प्रारंभ होता है वह होता है हिंदू मलकोट। गंगानगर से, और समाप्ति है शाहगढ़ बाड़मेर से। कि इसका प्रारंभ स्थल और समाप्ति स्थल, और इसकी जो कुल लंबाई है वह है 1070 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करेंगे कि कितने जिले स्थित हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 210 किलोमीटर, बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। जैसलमेर की बात करें तो 464 किलोमीटर, और बाड़मेर की बात करें तो 228 किलोमीटर। यह आंकड़े हम लोगों को दिए गए। कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, जिसका निर्धारण जो किया गया था वह एक अंग्रेज अधिकारी
सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया, जो उस समय सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ, इन्होंने जो है इस सीमा का निर्धारण किया, इसलिए इसको रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, जिसकी राजस्थान में कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर, जिस पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर, बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर, जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर सीमा लगती है। अब हम बात करते हैं इसको, केवल इतना नहीं पढ़कर जाएं, केवल 4 शब्द हम लोग पढ़ के जाएं, तब भी इसका पूरा प्रश्न हम लोग कर सकते हैं। और वो किस तरह से करते हैं वो मैं आपको एक ग्राफिकली बता देता हूं कि यहां से कितने प्रश्न हम लोगों से एक साथ पूछे जा सकते हैं, जिनके आंसर आप लोगों को बताने हैं। बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर, गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर, बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर और जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर यह सीमा लगती है। यदि हम इन टोटल योग करेंगे तो 1070 किलोमीटर। तो देखिए हमारा जो प्रश्न बनता है क्या बन सकता है, देखिए प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का सही क्रम कौन सा है या आरोही क्रम कौन सा है। प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का सही क्रम। यदि यह प्रश्न आता है तो हमें इन जिलों की स्थिति को 4 तरीके से याद रखना है। कैसे? सबसे पहला यह क्रम होगा आरोही क्रम, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का आरोही क्रम क्या है। आपको यह याद रखना पड़ेगा अवरोही क्रम। एक आपको यह भी याद रखना पड़ेगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यह क्रम है दक्षिण से उत्तर का क्रम और यह क्रम है उत्तर से दक्षिण का। यह 2 तरीका का क्रम आपको याद रखना होगा। और यहां से हमें प्रश्न जो बनता है, देखिए जब आपको पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का सही क्रम कौन सा है, तो हमें चारों कॉन्सेप्ट देखना होगा कि कहीं आरोही क्रम तो नहीं दे रखा है, कहीं अवरोही क्रम तो नहीं दे रखा है, कहीं उत्तर से दक्षिण क्रम तो नहीं दे रखा है, या दक्षिण से उत्तर क्रम नहीं दे रखा है। यह जजमेंट ऑप्शन से ही क्लियर होता है, क्योंकि कई बार हम लोग पढ़ के सब कुछ जाते हैं लेकिन प्रश्न को समझ नहीं पाते कि प्रश्न क्या है।
यदि आपको लिखा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का आरोही क्रम क्या है, तब हम लिखेंगे बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। पूछा जाए अवरोही क्रम क्या है, तो जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। सीढ़ियां चढ़ना आरोही क्रम, सीढ़ियां उतरना अवरोही क्रम। उत्तर से दक्षिण पूछे तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, और दक्षिण से उत्तर पूछे तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। यह यदि आपको पर्टिकुलर दे रखा है। जब कुछ भी नहीं दे रखा है, सीधा सा यह लिखा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का सही क्रम कौन सा है, तो उस कंडीशन में हमें इन चारों क्रम को देखना होगा कि कौन सा इन चारों में से क्रम हमको ऑप्शन में दे रखा है। जो ऑप्शन में दे रखा है वह क्रम हमारा सही होगा। यही प्रश्न हम लोगों से बहुत बार जो है हो जाता है कि हमें पूछा कुछ और जाता है, क्रम कुछ और दे दिया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न में हमें किसी तरह की कोई चीज जो है नहीं की, सब कुछ साइलेंट रखा है। उन्होंने कहा कि सही क्रम कौन सा है, तो सही क्रम वो आरोही भी पूछ सकता है, अवरोही भी पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पूछ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें कभी हो तो हमें चारों ऑप्शन को देखना होगा कि इसमें से कौन सा प्रश्न है। तो यह हमारा एक ऐसा प्रश्न है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का। अब आपसे इससे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित है, तो हम बता सकते हैं राजस्थान के 4 जिले स्थित है। सब सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है, कितनी बनाता है, न्यूनतम सीमा कौन सा जिला बनाता है, कितनी बनाता है, कुल सीमा कितनी है वो बता सकते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताते हैं, उत्तर से दक्षिण क्रम बता सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। उस प्रश्न को भी मैं लिखना चाहूंगा कि वह प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संलग्न जिले हैं। यदि यह प्रश्न हम लोगों को पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संलग्न जिले, तो जब भी संलग्न जिलों की बात आएगी तो उस समय हम या तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर वाला जो क्रम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर वाला क्रम देखेंगे कि गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर और जैसलमेर के बाद क्या आ रहा है, बाड़मेर। ये एक दूसरे से संलग्न जिले, या बाड़मेर से जैसलमेर, जैसलमेर से बीकानेर और बीकानेर से क्या आ रहा है, गंगानगर। तो इसलिए हमारा यहां से प्रश्न, यदि यह प्रश्न पूछा जाता है तो हमें चारों कॉन्सेप्ट देखने हैं। 1 नंबर कॉन्सेप्ट, 2 नंबर कॉन्सेप्ट, 3 नंबर कॉन्सेप्ट और 4 नंबर कॉन्सेप्ट। और यदि यह पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संलग्न जिले हैं तो केवल हमें 3 और 4 नंबर कॉन्सेप्ट को देखना है कि इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट हमको एग्जाम में दे रखा है। तो इस तरह के प्रश्न भी हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर प्रश्न बनता है। फिर सेकंड बात आती है अंतरराष्ट्रीय सीमा की विशेषताओं को लेके। तो राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, या ये हम कह सकते हैं कि रेड क्लिफ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसकी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, मैं उस विशेषता की बात करेगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ रेखा है, विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय रेखा है। पाकिस्तान का छोटा और बड़ा जिला कौन सा है जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? आपकी बात सही है, मैं उसकी भी बात आगे करूंगा, उसका भी मैं आपको ग्राफिकल एक चित्र बनाऊंगा, उसमें सभी आपके आंसर आ जाएंगे कि कौन कौन से पाकिस्तान को लेके जो है जिले हैं उन सीमा बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को लेने से पहले मैं राजस्थान की कहानी को पूरा करूंगा कि राजस्थान को लेकर और क्या प्रश्न बनते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा को लेकर जो एक प्रश्न बनता है कि विश्व में रेड क्लिफ रेखा एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया। यह बहुत बार मैं चर्चा करता हूं कि विश्व में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया है, यानी पेन से इसका निर्धारण किया गया है। कैसे किया गया है देखा जाए तो रेड क्लिफ रेखा को यदि हम छोड़ दें और विश्व के अन्य देशों के बीच की सीमाओं की बात करें तो उन सीमाओं का निर्धारण या तो कोई पर्वत श्रृंखला कर रही है, या कोई नदी कर रही है, या कोई महासागर है, या कोई सागर है, या कोई खाड़ी है, या कोई झील भी हो सकती है। लेकिन रेड क्लिफ रेखा की बात करें जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसके बीच में ना तो कोई पर्वत है,
न कोई जो है खाड़ी है, न कोई सागर है और न कोई महासागर है। इसका निर्धारण कलम से किया गया, कलम से यानी पेन से किया गया। बात सही है आपकी। क्यों किया गया, किस तरीके से किया गया, मैं उसकी बात करूंगा। कि जब माउंटबेटन योजना आई, माउंटबेटन योजना आप लोगों ने सुनी होगी, जिसने भारत के विभाजन की नींव रखी। और इस माउंटबेटन योजना के अंतर्गत यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा, यानी भारत का बंटवारा होगा और दो अधिराज्य बनेंगे, पाकिस्तान और भारत। अब समस्या यह आ गई कि भारत किसको माने और पाकिस्तान किसको माने। उस समय जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रैडक्लिफ, उन्होंने जो है तत्कालीन भारत का नक्शा उठाया और उन्होंने दो लाइन ड्रॉ कर दी, एक इस तरह की लाइन और एक इस तरह की लाइन। यह लाइन थी कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वह कहलाया पाकिस्तान और जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था वह कहलाया हिंदुस्तान, जिसको बाद में संविधान में भारत और इंडिया की संज्ञा दी गई। 3 जून 1947 को यह आई थी माउंटबेटन योजना। और उस योजना में जब बंटवारे की बात की तो सर श्री रैडक्लिफ ने भारत के तत्कालीन मैप में दो लाइन ड्रॉ कर दी। एक कहलाया पश्चिमी पाकिस्तान, जो हम वर्तमान पाकिस्तान कहते हैं, और जो वर्तमान में बांग्लादेश है उस समय जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और इन दोनों के मध्य हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था जिसको हिंदुस्तान नाम दिया गया, जिसको बाद में जो है संविधान में भारत और इंडिया कहा गया। और इसीलिए हम कहते हैं कि विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण जो है कलम से किया गया है। किससे किया गया है? कलम से किया गया है। यह प्रश्न हम लोगों से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, तो कहीं न कहीं उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के जो है संबंध में जो सुधार आया है वही भारत को संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। तो ये था आज का हमारा राजस्थान की ज्योग्राफी को लेके जो हमें पार्ट्स पूछे गए थे कि राजस्थान की लोकेशन क्या है। तो मैं एक बार रिवीजन करना चाहूंगा कि राजस्थान की लोकेशन आपको विश्व में या ग्लोब में पूछी जा सकती है, तो हमारा आंसर होता है उत्तर पूर्व। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिम है, और अपने इसके भारत के संदर्भ में पूछी जाए तो उत्तर पश्चिम है। सेकंड, यदि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से पूछी जाए तो राजस्थान की स्थिति है वो है पूर्वी गोलार्ध में। और यदि हमें विस्तार पूछा जाए तो अक्षांशीय विस्तार पूछा जा सकता है, राजस्थान कितने अक्षांशों में है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है। और उन आंकड़ों को नहीं पूछ के उनकी चौड़ाई के जो होते हैं बड़ा और छोटा, उनको भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से यह हमारे राजस्थान का एक पार्ट केवल स्थिति और विस्तार को लेके हुआ। कुछ विस्तार की बातें हम जो है अगला जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारे सेकंड क्लास या अगली क्लास, उसमें हम बात करेंगे कि राज्यों के साथ राजस्थान की सीमाओं का लेके क्या प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आएगा, और उस विस्तार के बाद हम पहले बात करेंगे साइज और शेप की, और उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। तो तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.